गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल सी जो है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप के 6 सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। इसके बारे में आज हम बात करते हैं। इसमें हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे और जो चीज़ें हैं वो मैं सिर्फ बताऊंगा आपको, और जो आप स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है उसको सिर्फ आप लोग देखेंगे और वीडियो पॉज कर करके नोट्स वगैरह अपने क्रिएट करते रहेंगे। ये जो वीडियो है वो थोड़ी लेंदी हो सकती है, सो सभी लोग पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। ओके, सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सी है वो 5 से 6 यूनिट में है। तो पहली यूनिट जो है हमारी मटेरियल, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो प्राइमरी मटेरियल्स की यूज होती है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आरसीसी के बारे में आप जानते ही होंगे। ये जो है कंक्रीट और स्टील की छड़ों से मिलकर बना होता है और काफ़ी मजबूत होता है, और इसमें जो कंप्रेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मुख्य इसकी विशेषताएं क्या हैं। आरसीसी संरचनाएं जो हैं वो अच्छा लोड ऑक्यूपाई कर सकती हैं, मतलब कि आरसीसी संरचनाएं भार वहन करने में सक्षम होती हैं। उसके बाद इनका जो लाइफ शेड्यूल है या फिर लाइफ टाइम एक ड्यूरेबिलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। यह मौसम, आग और जलरोधक भी होता है। विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं आरसीसी को बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। सबसे पहले सीमेंट, सैंड, कंक्रीट या एग्रीगेट, पानी, स्टील और एडमिक्सचर। ओके, अब बात करते हैं कि आरसीसी, एक अच्छी आरसीसी की पहचान कैसे कर सकते हैं। सीमेंट, जो उसमें सीमेंट यूज हो रहा है वो उच्च गुणवत्ता वाला सीमेंट होना चाहिए। कोई गांठ या अंदर कोई अलग चीज़ें पड़ी नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर ओपीसी 43 ग्रेड या 53 ग्रेड सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। आप जब सीमेंट का जो बोरी उठाएंगे तो उसमें ग्रेड लिखा होता है, तो 43 ग्रेड से 53 ग्रेड का सीमेंट हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। उसके बाद सीमेंट जो है सैंड, रेत, मध्यम दानेदार और साफ़ होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह मिक्स होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, एकदम साफ़ होना चाहिए। इसमें मिट्टी या अन्य अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट, साफ़, मजबूत और विभिन्न आकारों के मिश्रण में होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम बहुत ही फाइन है, नहीं, एकदम कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब कोर्स इन द सेंस एकदम नुकीले टाइप में। ओके, उसके बाद बात करते हैं स्टील रेनफोर्समेंट। जो हम लोग सरिया यूज़ करेंगे या फिर स्टील यूज़ करेंगे वो एकदम न्यू होना चाहिए। ये नहीं कि उसके अंदर जंग वगैरह लगी हुई है और वो आपने यूज़ कर लिया, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, जो डाया होता है स्टील का वो एक सही स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ओके, सही मिक्स या डिज़ाइन का उपयोग होना चाहिए। प्रॉपर कंक्रीटिंग, मतलब कि जो भी आपने आरसीसी यूज़ करा है उसमें जो भी एडमिक्सचर्स वगैरह यूज़ करे हैं वो एकदम प्रॉपर मिक्स होने चाहिए। ये नहीं कि पानी ज़्यादा हो गया, रेत ज़्यादा हो गई, मतलब सही अनुपात में सभी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छी आरसीसी संरचना के संकेत, दरारें नहीं होनी चाहिए, हनीकॉम्बिंग या गैप नहीं होना चाहिए, जंग लगा स्टील एक्सपोज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम कोई कॉलम वगैरह भी डिज़ाइन करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें जो स्टील बार वगैरह होता है, सरिया वगैरह होती हैं, वो बाहर की ओर या फिर दिखी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर वो कंक्रीट से ढकी हुई होनी चाहिए। ओके, भार सहन क्षमता अच्छी होनी चाहिए। आरसीसी का उपयोग जानते ही आप लोग, सिंपल सा, भवन निर्माण में, पुल और फ्लाईओवर, जल संरचनाएं, सड़क निर्माण में, औद्योगिक निर्माण में, भूमिगत संरचनाओं में, विशेष संरचनाएं, ओके, इत्यादि में आरसीसी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं आरसीसी के प्रकार। आरसीसी के जो प्रकार हैं वो सामान्य आरसीसी है, प्री स्टेट कंक्रीट है, प्रीकास्ट कंक्रीट है, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है, फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट है, लाइट वेट आरसीसी है, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट है, ब्लास्ट रेजिस्टेंस आरसीसी है, वाटरप्रूफ आरसीसी है। तो इसके बारे में मैंने चीज़ें ऐड करके रखी हैं, इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज कर करके। ओके, क्योंकि अगर मैं
इन सब चीज़ों को समझाने बैठूंगा या फिर पढ़ने बैठूंगा तो ये वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो पॉज कर करके इसको पढ़ते जाइएगा, नोट्स क्रिएट करते जाइएगा। ओके, अब बात करते हैं ध्वनिकी, अकॉस्टिकल और इंसुलेटिंग। जब भी हम अपने या फिर कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम एकॉस्टिकल थिंग्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मतलब कि अगर हम किसी रूम में बैठे हैं तो अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो बहुत एकदम आवाज़ गूंजनी नहीं चाहिए, तो उसमें हम एकॉस्टिकल या फिर इंसुलेटिंग का चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। एकॉस्टिकल क्या हो गया, मतलब अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो वो चीज़ गूंजे ना, उसका रिवर्बेशन या फिर चीज़ें इधर से उधर ना जाएं। अगर हम एक रूम में बोल रहे हैं तो वो सिर्फ आवाज़ जो है उस रूम में ही रहे, बाहर ना जाए। तो ये हमारा एक एकॉस्टिकल थिंग्स हो जाएंगी। और इंसुलेटिंग क्या होती हैं, इंसुलेटिंग मतलब कि अगर हम कोई भी चीज़ या फिर ऐसा कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ताकि अगर उसमें अगर आग वगैरह लगे तो वो चीज़ आग लग ना पाए। ओके, इस तरीके से तो ये भी मटेरियल्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। ध्वनि की सामग्री, एकॉस्टिकल मटेरियल क्या क्या होते हैं उनके बारे में मैंने बताने की कोशिश करी है, इसके सामने है। वीडियो पॉज करके इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ध्वनि की सामग्री के प्रकार, एकॉस्टिकल मटेरियल, टाइप ऑफ एकॉस्टिकल मटेरियल। सबसे पहले है साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल, उसके बाद है साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल, उसके बाद साउंड रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। ओके, 3 प्रकार के ये टाइप ऑफ एकॉस्टिकल मटेरियल हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ मैंने एग्जांपल्स भी अटैच करे हैं, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ध्वनि की सामग्री का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पे, इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, जो गर्मी, ध्वनि, बिजली के प्रवाह को रोकने में सहायता करती है। ओके, तो ये कुछ टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, जैसे कि थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल, साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल। ये 3 टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ में मैंने एग्जांपल्स भी अटैच करके रखे हैं। उसके बाद इंसुलेटिंग मटेरियल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इमारतों में गर्मी और ठंड को नियंत्रित करने के लिए। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बैठूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। अभी इसमें 48 पेजेस हैं, अभी मेरे 6 पेजेस हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। फिनिशिंग विनियर क्या है फिनिशिंग विनियर जो है एक पतली लकड़ी की परत होती है जिसे फर्नीचर, दरवाज़ों, फर्श और अन्य सतहों को सुंदर और टिकाऊ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि एक प्रकार से जो फिनिशिंग विनियर है उसको हम अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो माइका, जो हमारा डोर या विंडो होती है उसके ऊपर हम बहुत पतली सी एक लकड़ी की परत चढ़ाते हैं, मतलब उसके ऊपर डिज़ाइंस वगैरह बनी होती है, उसको हम माइका बोलते हैं। तो ये एक फिनिशिंग विनियर का एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं विनियर के प्रकार। कुछ इस तरीके से 5 प्रकार हैं टाइप ऑफ विनियर, 5 टाइप हैं, इनको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। उसके बाद बात करते हैं विनियर फिनिशिंग के प्रकार। एक तो हो गया हमारा विनियर के प्रकार, उसके बाद विनियर फिनिशिंग। अगर विनियर की फिनिशिंग हम किस तरीके से करते हैं, उनके प्रकार क्या हैं। ओके, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 4 टाइप हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं विनियर के उपयोग। विनियर के उपयोग क्या कहाँ यूज होते हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फर्नीचर, दरवाजे, फर्श, दीवारों की सजावट इत्यादि जगहों पे हम विनियर्स का उपयोग करते हैं। विनियर के लाभ क्या हैं, प्राकृतिक लकड़ी की सुंदरता प्रदान करने में, टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल होता है, विभिन्न डिज़ाइन और टेक्सचर में उपलब्ध होता है, ठोस लकड़ी की तुलना में अधिक किफ़ायती होता है। उसके बाद बात करते हैं क्लैडिंग या पैनलिंग क्या होता है। क्लैडिंग जो है एक बाहरी सुरक्षा परत होती है जो दीवारों, छतों और अन्य संरचनाओं को मौसम, नमी, धूप और अन्य बाहरी प्रभावों से बचाने के लिए लगाई जाती है। ये होती है क्लैडिंग। ओके, क्लैडिंग, टाइप ऑफ क्लैडिंग क्या है, लकड़ी, पत्थर, धातु, सिरेमिक, कांच, पीवीसी, ये टाइप ऑफ क्लैडिंग है। उसके बाद करते हैं पैनलिंग। पैनलिंग क्या होती है, पैनलिंग एक सजावटी और कार्यात्मक तकनीक है जिसमें दीवारों, छतों और अन्य सतहों पर सुंदरता और इंसुलेशन के लिए पैनल लगाए जाते हैं। मतलब कि क्लैडिंग जो है वो बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है और पैनलिंग भी बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। बट इसमें क्लैडिंग और पैनलिंग में क्या अंतर है, जो
क्लैडिंग है वो आपका एक जो है बाहरी सुरक्षा दोनों में प्रदान होती है। अगर हम क्लैडिंग की बात करें तो वो आपकी लकड़ी की भी हो सकती है, पत्थर की भी हो सकती है, इस तरीके से मतलब नेचुरल भी हो सकती, नेचुरल चीज़ें। ओके, जहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करी जाती हैं वहाँ पे हम क्लैडिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम पैनलिंग की बात करें तो पैनलिंग भी नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। ओके, पैनलिंग और क्लैडिंग का वर्क जो है सेम रहता है। ओके, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, पैनलिंग आपने देखा होगा कि लोग अपने मकान के बाहर पीवीसी पैनल्स वगैरह लगा लेते हैं या फिर ऐसी भी पैनल्स लगा लेते हैं, पैनलिंग करवा लेते हैं। ओके, तो ये होती है पैनलिंग। उसके बाद बात करते हैं क्लैडिंग और पैनलिंग में अंतर। जो क्लैडिंग और पैनलिंग में अंतर मैंने बताने की कोशिश करी है यहाँ पे कि विशेषता क्लैडिंग और पैनलिंग, उद्देश्य बाहरी सुरक्षा और सौंदर्यीकरण, आंतरिक सुरक्षा और इंसुलेशन। मतलब कि क्लैडिंग जो है वो बाहरी सुरक्षा और सौंदर्य प्रदान करती है और जो पैनलिंग है वो आंतरिक सुरक्षा और इंसुलेशन प्रदान करती है। ओके, उसके बाद क्लैडिंग जो है बाहरी छतों, दीवारों, फसाड, आंतरिक दीवारों, मतलब बाहरी छतों, छत और फसाड में यूज होती है। उसके बाद पैनलिंग जो है वो आंतरिक दीवारों और छतों में यूज होती है। क्लैडिंग जो है बाहर यूज़ कर सकते हैं और पैनलिंग जो है अपने घर और बाहर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्लैडिंग और पैनलिंग के उपयोग। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लैडिंग और पैनलिंग में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। क्लैडिंग जो है सिर्फ बाहर यूज होती है, पैनलिंग जो है वो अंदर भी यूज कर सकते हैं, घर के अंदर, रूम के अंदर, और हम रूम के अंदर और बाहर फसाड में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं जाली और खोखले ईंट के कार्य। जो जाली ईंट होती है वो किस तरीके से वर्क करती है या फिर क्या उसके टेक्निकल टर्म होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो जाली है वो एक पारदर्शी या छिद्रकार संरचना होती है जिससे वेंटिलेशन, प्रकाश व्यवस्था, गोपनीयता और सौंदर्यीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पे ये खोखली ईंट इस तरीके से होती है। उसके बाद हम लोग कुछ इस तरीके से अपनी दीवार में डिज़ाइन बनाते हैं ताकि वेंटिलेशन कुछ देखने में अच्छा लगे, रोशनी आती रहे, तो इसके लिए। ओके, जाली के प्रकार। जाली जो है वो पत्थर, सीमेंट, धातु, लकड़ी और पीवीसी की भी हो सकती है। जाली के उपयोग आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं खोखले ईंट के कार्य। ये तो हमने यहाँ पे क्या है, जाली वर्क, खोखले ईंट के कार्य मतलब होलो ब्रिक वर्क मैंने यहाँ पे बताया है। उसके बाद करेंगे हम जो खोखली ईंट होती है, जो बीच में छेद होते हैं, यहाँ पे ये देख रहे होंगे खोखली ईंट, इसके प्रकार या फिर इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। जो खोखली ईंट है वो पारंपरिक ठोस ईंटों की तुलना में हल्की होती हैं और इनमें अंदर खोखले स्थान मतलब वाइड स्पेस होते हैं। वाइड स्पेस क्या है, जो आप बीच में देख रहे हैं ना, रेक्टेंगल बीच में होलो है, इसे आप वाइड स्पेस बोलते हैं। इसमें हम लोग रेनफोर्समेंट करते हैं। ओके, इन्हें आधुनिक निर्माण में ऊर्जा दक्षता और संरचनात्मक मजबूती के लिए उपयोग किया जाता है। खोखली ईंटों के प्रकार के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए कुछ डिज़ाइन बनी हुई है। ओके, खोखली ईंटों के द्वारा ये रही। ओके, खोखली ईंटें बनाम ठोस ईंटें। जो खोखली ईंटें हैं और उसके बाद जो हमारी ठोस ईंटें हैं, रेड बर्न ब्रिक्स, उनके बारे में यहाँ पे मैंने अंतर बताने की कोशिश करी है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। उसके बाद बात करते हैं एमएस ग्रिल। एमएस ग्रिल क्या होता है? एमएस ग्रिल जो है एक धातु संरचना होती है जो मुख्य रूप से सुरक्षा, सजावट और वेंटिलेशन के उपयोग में की जाती है। ग्रिल कह सकते हो यार, सिंपल सी ग्रिल जो हम लोग बाहर लगाते हैं छतों के ऊपर, ये ग्रिल, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, मैं आगे वीडियो कर रहा हूँ, इसको वीडियो पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल, एसीपी पैनल्स क्या होते हैं? जो हैं जो दो पतली एल्युमिनियम शीट्स के बीच एक नॉन एल्युमिनियम कोर, आमतौर पर पॉलीएथिलीन या मिनरल कोर से बनी होती हैं। यह पैनल हल्का, मजबूत और टिकाऊ होता है। एसीपी पैनल्स जो होते हैं वो एल्युमिनियम मटेरियल्स के बने होते हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एसीपी पैनल्स के प्रकार हैं, कुछ टाइप ऑफ एसीपी पैनल्स, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके।
एसीपी पैनल्स वगैरह जो हम लोग फसाड को अच्छा बनाने के लिए एसीपी पैनल्स का यूज़ करते हैं। ओके, पढ़ लीजिएगा आप इनको अच्छे से। अब बात करते हैं एडहेसिव पेंटिंग पॉलिशिंग सामग्री। इसके बारे में मैंने एडहेसिव्स क्या होते हैं, पेंटिंग्स क्या होती हैं, पॉलिशिंग मटेरियल क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने एक एक करके तीनों के बारे में अच्छे से बताने की कोशिश करी है। एडहेसिव्स क्या होते हैं, चिपकाने वाले पदार्थ, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टाइप ऑफ कुछ हैं, टाइप ऑफ एडहेसिव्स मतलब नेचुरल एडहेसिव्स हैं, सिंथेटिक है ये। उसके बाद पेंटिंग सामग्री के भी टाइप हैं। जो पेंटिंग है वो चूना पुताई भी है, ड्राई डिस्पेंटर है, ऑयल बाउंड डिस्पेंटर है, डिस्टेम्पर है, उसके बाद सीमेंट पेंट है। ओके, उसके बाद बात करते हैं पॉलिशिंग सामग्री। जो पॉलिशिंग मटेरियल होते हैं क्या होते हैं, जो फ्रेंच पॉलिश है, टाइप बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि फ्रेंच पॉलिश है, उसके बाद मेलामाइन पॉलिश है, प्यू पॉलिश है, वैक्स पॉलिश है, ये सब चीज़ें। ओके, आप वीडियो पॉज करके ये कुछ इस टाइप में मैंने पॉलिशिंग सामग्री को दिखाने का कोशिश करी है। ओके, आप वीडियो पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं एक्रिलिक इमल्सन। एक्रिलिक इमल्सन क्या होते हैं, एक पानी आधारित पेंट होता है जिसमें एक्रेलिक रीजन का उपयोग किया जाता है। ये पेंटिंग और कोटिंग्स के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है, मतलब पेंटिंग में भी यूज़ किया जाता है और कोटिंग के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ओके, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कहाँ कहाँ यूज होता है, वीडियो पॉज करके। ओके, उसके बाद बात करते हैं सिंथेटिक एनेमल क्या होता है। सिंथेटिक एनेमल जो है एक प्रकार का उच्च गुणवत्ता वाला पेंट होता है जो तेल आधारित होता है। इससे लकड़ी, धातु और दीवारों पर चमकदार और टिकाऊ फिनिश देने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, सिंथेटिक एनेमल और इसके बारे में एक्रेलिक इमल्सन के बारे में शॉर्ट नोट्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे एक्रेलिक इमल्सन यूज़ करता हुआ बंदा दिख रहा होगा छत पे। ओके, तो सिंथेटिक एनेमल इस तरीके से है, वीडियो पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, ये सिंथेटिक एनेमल्स वगैरह हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं वॉल टेक्सचर, पॉलिश और वार्निश। वॉल टेक्सचर, जो वॉल पे हम कुछ टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं, तो जो मटेरियल यूज होता है उसे हम वॉल टेक्सचर वगैरह बोलते हैं। जैसे कि जो लिखा हुआ है कि जैसे कि जो दीवारों पर एक अद्वितीय पैटर्न और उभार जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है, या पेंट, प्लास्टर या अन्य सामग्री के माध्यम से दीवारों को एक आकर्षक और विशिष्ट लुक प्रदान करता है। ओके, वॉल टेक्सचर के प्रकार स्प्रेस टेक्सचर, रोलर टेक्सचर, स्टुको टेक्सचर। टाइप ऑफ टेक्सचर मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है, पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद बात करते हैं पॉलिशेस। पॉलिश क्या होती है, पॉलिश एक प्रकार की परत होती है जो सतह को चमकदार और आकर्षक बनाती है। यह लकड़ी, दीवारों और धातु पर उपयोग की जाती है। टाइप ऑफ पॉलिश के बताने की कोशिश करी है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पॉलिश और वॉल टेक्सचर के बारे में और आपका वार्निश के बारे में आपसे शॉर्ट नोट्स कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वार्निश क्या होता है, एक पारदर्शी सुरक्षात्मक कोटिंग होती है जो लकड़ी, धातु और दीवारों पर लगाई जाती है। यह नमी, धूल और घिसाव से बचाने के साथ साथ चमक भी प्रदान करती है। वार्निश के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कुछ इस तरीके से वार्निश होती है। ओके, जो एकदम ख़राब दीवार को हमने इस तरीके टेक्सचर प्रदान करने की कोशिश करी है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2। ओके, यूनिट नंबर 2 जो है फाउंडेशन। फाउंडेशन के बारे में आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल ए और बी में आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा ही होगा। फाउंडेशन जो है किस काम आती है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ फिगर्स यहाँ पे ऐड करे हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, वीडियो पॉज करके। ओके, उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ फाउंडेशन के बारे में। जो टाइप ऑफ फाउंडेशन है, सेलो फाउंडेशन है, उसके बाद डीप फाउंडेशन है। ठीक है, जो है आपकी सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन, दो प्रकार की फाउंडेशन होती हैं। उसके बाद आपके सेलो फाउंडेशन में इसके सब टाइप होते हैं, उसके बाद आपके डीप फाउंडेशन में भी सब टाइप होते हैं। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे भी मैंने अच्छे से बताने की कोशिश करी है।
ये टाइप ऑफ फुटिंग के बारे में, ठीक है, फुटिंग या फिर फाउंडेशन के बारे में। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पे इसका फिगर्स बनाने की कोशिश करी है। पैड फुटिंग क्या होती है, स्टेप फुटिंग क्या होती है, स्लोप फुटिंग क्या होती है, इसके बारे में मैंने फिगर्स बनाए। आप लोग कुछ भी अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका पिक्चर बनाने बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इमेजेस आपको अपने क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, छत। छत जो है जानते क्या होता है। उसके बाद टाइप ऑफ रूफ़ है, फ्लैट रूफ़ है, पिच रूफ़ है, गेबल रूफ़ है, उसके बाद हिप रूफ़ है, वॉल्ट रूफ़ है, डोम रूफ़ है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे अच्छे से बताने की कोशिश करी है। ओके, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे चीज़ें हैं, मैं आगे वीडियो जो कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो पॉज कर करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जा रही है। अगर वीडियो लेंदी हो जाएगी तो आपको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। ओके, यूज़ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद टाइप ऑफ स्लैब, एक तो हो गई आपकी आरसीसी स्लैब, उसके बाद आरबी स्लैब। ओके, आरबी स्लैब क्या होती है, एक प्रकार की छत या फर्श निर्माण प्रणाली है जिसमें ईंटों और प्रबलित कंक्रीट का संयोजन होता है। आरबी मतलब रेनफोर्स ब्रिक स्लैब और आरसीसी मतलब रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब। आरबी में हम लोग कंक्रीट और ब्रिक्स का यूज़ करते हैं और आरसीसी में ब्रिक्स का यूज़ नहीं करते हैं। इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, वीडियो पॉज कर करके मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बताने की कोशिश करी है। ओके, इसकी आवश्यक सामग्री, निर्माण सामग्री या फिर निर्माण प्रक्रिया क्या है आरबी स्लैब को बनाने के लिए, ये सब। आरबी स्लैब का उपयोग क्या है। ओके, उसके बाद आरबी स्लैब के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, ये भी मैंने बताने की कोशिश करी है। ओके, अब बात करते हैं कैंटिलीवर। कैंटिलीवर क्या है। कैंटिलीवर एक संरचनात्मक तत्व है जो केवल एक सिरे से जुड़ा होता है। मतलब कि अगर हम अपने हाथ को सीधा आगे की तरफ रख दें तो हमारा जो हाथ है वो आगे हम टंग जाता है, तो ये भी एक कैंटिलीवर की तरह काम करता है। ओके, इसे मुख्य रूप से बीम, स्लैब, ब्रिज, बालकनी में उपयोग किया जाता है। ओके, अब टाइप ऑफ कैंटिलीवर के बारे में बताने की कोशिश करी है यहाँ पे। अब वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैंने कैंटिलीवर का फिगर्स बनाने की कोशिश करी है। ओके, अब बात करते हैं पोर्टिको। पोर्टिको क्या होता है। पोर्टिको एक वास्तुशिल्प संरचना है जो किसी भवन के प्रवेश द्वार पर बना एक ढका हुआ क्षेत्र होता है। मतलब कि इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं बिल्डिंग पीछे है, उसके बाद कुछ उभरा हुआ है, ये हमारा पोर्टिको है। ये पोर्टिको इस टाइप में, इसे पोर्च कह सकते हो आप लोग। ठीक है, पोर्टिको क्या है इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टाइप ऑफ पोर्टिको हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से वीडियो पॉज करके। ओके, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है नज़दीक आने वाले हैं या फिर आ गए हैं, तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट टाइम और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा पोर्टिको या फिर जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। पोर्टिको के उपयोग में बताने की कोशिश करी है। उसके बाद फ़ायदे नुकसान हैं, नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्शंस के बारे में। प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन जो है भाग मुख्य दीवार या आधार संरचना से बाहर निकला होता है तो उसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। प्रोजेक्शन के प्रकार हैं यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश करी है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, प्रोजेक्शंस के उपयोग हैं ये, प्रोजेक्शंस के फ़ायदे नुकसान हैं, पढ़ लीजिएगा। देखिए ये प्रोजेक्शंस हैं, दरवाजे के ऊपर निकला हुआ है, खिड़की के ऊपर निकला हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्शंस हैं। अब बात करते हैं बालकनी। बालकनी क्या होती है। बालकनी किसी इमारत का वह हिस्सा होता है जो मुख्य संरचना से बाहर की ओर निकला होता है। ठीक है, बालकनी जानते होंगे सब लोग आप, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टाइप ऑफ बालकनी है, उसके बाद बालकनी के उपयोग हैं, उसके बाद फ़ायदे नुकसान हैं। ये कुछ मैंने इसका प्लान और एलिवेशन बनाने की कोशिश करी है। ओके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 की बालकनी के डिज़ाइंस हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है। एक्सपेंशन जॉइंट एक संरचनात्मक गैप होता है जो इमारतों, सड़कों, पुलों और अन्य संरचनाओं में तापमान के कारण होने वाले विस्तार और संकुचन को नियंत्रित करने के लिए प्रदान किया जाता है।
तो एक्सपेंशन जॉइंट के नीड क्यों है, उसके बाद ट्रीटमेंट के प्रकार क्या हैं, इसके बारे में आप वीडियो पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स क्रिएट कर लीजिएगा। ओके, एक्सपेंशन जॉइंट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया क्या है, ये मैंने स्टेप के वाइज मैंने बताने की कोशिश करी है। इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, ये आपका रहा एक्सपेंशन जॉइंट। जैसे कि घर के बीच में हल्का सा गैप कर देते हैं ना, ये इस तरीके से आपका फिगर्स रहा एक्सपेंशन जॉइंट का। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4, टेम्परेरी वर्क। टेम्परेरी वर्क क्या होते हैं, मतलब जो बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो टेम्परेरी वर्क है वो अस्थायी वर्क उन संरचनाओं, व्यवस्थाओं और साधनों को संदर्भित करता है जो स्थायी संरचना के निर्माण, मरम्मत, रखरखाव या ध्वस्त करने में सहायता के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये कार्य निर्माण प्रक्रिया के दौरान अस्थायी रूप से स्थापित किए जाते हैं और परियोजना समाप्त होने के बाद हटा दिए जाते हैं। मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उनके लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्टर और लेबर्स वगैरह जो होती हैं और जो भी इंजीनियर्स वगैरह विजिट करने के लिए आते हैं, उनके लिए हम टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं, तो उनके लिए हम लोग टेम्परेरी वर्क यूज़ करते हैं। जैसे कि इस तरीके से कुछ टेम्परेरी वर्क दिखाने की कोशिश मैंने करी है। अब बात करते हैं टिम्बरिंग इन ट्रेंचेस, अस्थायी कार्य में, और उसके बाद कुछ अस्थायी कार्य में कौन कौन चीज़ें आती हैं। स्ट्रक्चर्स तो आते ही आते हैं, घर तो बनाते हैं। उसके बाद अस्थायी कार्य में टिम्बरिंग और ट्रेंचेस हैं। टिम्बरिंग और ट्रेंचेस क्या होता है, जब किसी निर्माण स्थल पर गहरी खुदाई की जाती है तो मिट्टी के ढहने से बचाने के लिए गड्ढों को लकड़ी के सहारे से सुरक्षित किया जाता है। इस प्रक्रिया को टिम्बरिंग एंड ट्रेंचेस कहा जाता है। जैसे कि ये क्या हुआ है, साइड पे किसी ने गड्ढा खोदा है तो इसमें फाउंडेशन डालने की कोशिश करी जाएगी, तो उसने साइड में मिट्टी जो है अंदर घुस ना आए तो इसके लिए लकड़ी के तख्ते लगाए गए और बीच में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक आदमी जो है बीच में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो ये हमारी टिम्बरिंग और ट्रेंचेस हो जाते हैं। इस तरीके से इसका फिगर्स रहेगा। ओके, टिम्बरिंग में उपयोग होने वाली सामग्री आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टिम्बरिंग के लाभ पढ़ लीजिएगा, टिम्बरिंग करते समय सावधानियाँ क्या क्या हैं इनको भी पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज कर करके। उसके बाद बात करते हैं सोरिंग। सोरिंग क्या है, सोरिंग एक निर्माण तकनीक है जिसमें दीवारों, खुदाई या अन्य संरचनाओं को अस्थायी रूप से सहारा देने के लिए स्टस, बीम या फ्रेम्स का उपयोग किया जाता है। सोरिंग का मैंने यहाँ पे साइड में फिगर बना के रखा है। जैसे कि एक दीवार कंस्ट्रक्शन हो रही है तो दीवार एक साइड में गिर ना जाए तो इसके लिए हम लोग सोरिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दीवार है, दीवार के साइड में हमने कुछ यहाँ पे इसको सहारा दे दिया, तो ये क्या हो गया हमारा सोरिंग। जैसे कि यहाँ पे ये साइड में इंक्लाइन मेंबर जो हैं ये हमारी सोरिंग है। ओके, इसका पर्टिकुलर फिगर ये रहा सोरिंग का। ओके, अगर आपसे सोरिंग पूछ लिया जाता है कि सोरिंग क्या है तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका फिगर्स बना दीजिएगा। सोरिंग के उद्देश्य, सोरिंग में उपयोग होने वाली सामग्री, सोरिंग करते समय सावधानियाँ, अनुप्रयोग, उदाहरण और विफलता के कारण, इनके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश करी है। ये सोरिंग का फिगर है। ओके, उसके बाद बात करते हैं अंडरपिनिंग। अंडरपिनिंग क्या होता है, अंडरपिनिंग जो है एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ होती है। क्या है अंडरपिनिंग? अंडरपिनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें मौजूदा नींव को मजबूत किया जाता है या गहराई तक बढ़ाया जाता है ताकि इमारत को बेहतर सहारा मिल सके। सपोज दैट जो अंडरपिनिंग है वो बने हुए मकान, जैसे कि आपका कोई पुराना मकान है तो उसकी नींव जो है बहुत ही कम गहरी है, तो आप क्या चाहते हो कि जो हमारा मकान है वो थोड़ा ऊंचा और बन जाए, तो उसकी फाउंडेशन को हम लोग क्या करते हैं, जैक लगा के, देखो साइड में जैक लगे हुए हैं, तो इसमें हम लोग जैक लगा के उसकी जो फाउंडेशन उसको गहरा और कर देते हैं ताकि हमारी फाउंडेशन और मजबूत हो जाए। देखिए यहाँ पे अंडरपिनिंग का काम चल रहा है, देखिए यहाँ पे इसको उठा दिया गया है और इसके नीचे काम चल रहा है। ये इस तरीके से भी ये हमारे जैक्स लगे हुए हैं, बिल्डिंग को पूरा उठा देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से है अंडरपिनिंग। ओके, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिगर्स बना दीजिएगा। ये अंडरपिनिंग के कुछ फिगर्स वगैरह हैं। अंडरपिनिंग की आवश्यकता क्या है इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। उसके बाद इसकी विधियाँ क्या हैं इसको भी पढ़ लीजिएगा। ओके, और उसके बाद सावधानियाँ हैं
अंडरपिनिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा मैं वीडियो पॉज करके। अब बात करते हैं शटरिंग और फॉर्म वर्क की। शटरिंग क्या होती है और फॉर्म वर्क क्या होता है। फॉर्म वर्क जो है किसी भी कंक्रीट संरचना को ढालने के लिए बनाई गई अस्थायी सांचे को फॉर्म वर्क कहा जाता है। फॉर्म वर्क मतलब कि फर्मा। जब हम किसी कॉलम की ढलाई करते हैं तो उसमें कुछ सांचा होता है, उसे ही हम लोग फॉर्म वर्क बोलते हैं। और शटरिंग क्या होती है, जैसे कि शटरिंग अगर हम दीवाली की चिनाई करते हैं तो उसमें हम लकड़ी या फिर बैम्बू के स्ट्रक्चर बना के कुछ ऊंचाई तक उसको बनाते हैं ताकि हमारी दीवार जो है और ऊंचाई तक हम बना सकें, तो उसे हम बोलते हैं शटरिंग। ओके, शटरिंग फॉर्म वर्क का वह हिस्सा जो कंक्रीट के वर्टिकल फेसेस को आकार देता है। ओके, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं शटरिंग। शटरिंग हो गया। अब सेंटरिंग क्या होता है, गोलाकार या चक्राकार संरचनाओं को नीचे कर्व सपोर्ट सिस्टम को सेंटरिंग कहा जाता है। मतलब गोलाकार चापाकार, मतलब कि अगर हम किसी भी अगर हम आर्क बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, अगर दीवार की जैसे कि हम लोग आर्क बनाते हैं ना, तो आर्क को बनाने के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, जो हम फॉर्म वर्क यूज़ करते हैं, उसे हम सेंटरिंग बोलते हैं। ओके, ये सेंटरिंग है, फॉर्म वर्क है, कुछ इस तरीके से। ओके, अब बात करते हैं सेंटरिंग। अब बात करते हैं फॉर्म वर्क का उद्देश्य के बारे में, पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। उसके बाद फॉर्म वर्क में प्रयुक्त सामग्री आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ये सब चीज़ें। आरसीसी के लिए शटरिंग की सामान्य मोटाई और आकार के बारे में पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं सेंटरिंग फॉर आर्चेज। सेंटरिंग फॉर आर्चेज क्या है, जब चाप या गोल संरचना बनाई जाती है तो उसके नीचे एक अर्ध गोल या गोला सांचा बनाया जाता है, जिसे सेंटरिंग कहा जाता है। ओके, सेंटरिंग के घटक हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके। अब सेंटरिंग आर्चेस के स्टेप या बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये आपका सेंटरिंग या फिर फॉर्म वर्क का काम हो रहा है। ओके, ये साइड में मैंने फॉर्म वर्क का पिक्चर भी अटैच करके रखा है। अच्छी फॉर्म वर्क के लक्षण, सावधानियाँ, इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, ये आपका फॉर्म वर्क है। फॉर्म वर्क का मैंने फ़ोटो बना के साइड में इमेजेस मैंने अटैच करके रखी हैं। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5, पार्टीशन। पार्टीशन का अर्थ होता है किसी बड़े कमरे या क्षेत्र को छोटे हिस्सों में बांटना। ये दीवारें लोड बेयरिंग नहीं होती हैं, सिर्फ स्थान को फंक्शनल तरीके से विभाजित करने के लिए बनाई जाती हैं। एक बड़े से हॉल को डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करके उसको पार्टीशन कर देना, ये पार्टीशन कहलाता है। पार्टीशन के उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पार्टीशन के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी अटैच करके रखे हैं। यहाँ पे पार्टीशन होके रखा है, देख लीजिए। कांच है, एल्युमिनियम के फ्रेम है, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन यहाँ पे करके रखा है। उसके बाद पार्टीशन के उद्देश्य भी हैं, पार्टीशन के प्रकार हैं, पढ़ लीजिएगा। पार्टीशन बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें भी बताई हैं मैंने यहाँ पे। पार्टीशन की मजबूती आप इस वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। पार्टीशन की सामग्री भी वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये सब चीज़ें, सामान, डिज़ाइन, आयाम। पार्टीशन किस तरीके से फिक्स करा जाता है, अगर किसी ग्लास या किसी चीज़ को फिक्स करते हैं तो आप इसको फिगर्स वगैरह आप बना सकते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू, एलिवेशन है, ये प्लान है, इस तरीके से। ओके, अब बात करते हैं फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग एक असली छत के नीचे बनाई गई दूसरी छत होती है, जो ना सिर्फ सौंदर्य बढ़ाती है बल्कि लाइटिंग, साउंड इंसुलेशन, वायरिंग छुपाने आदि के काम भी आती है। आमतौर पर 6 से 12 इंच नीचे होती है और मेटल फ्रेम पर टिकी होती है। मैंने यहाँ पे फॉल सीलिंग से के पिक्चर भी अटैच करके रखे हैं, आप देख सकते हैं। फॉल सीलिंग के प्रकार भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद उपयोग होने वाली सामग्री के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसकी ऊंचाई के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे पिक्चर अटैच करके रखा है। लाभ, ये सब पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं पैनलिंग। दीवार पैनलिंग क्या होती है। दीवार पर पैनलिंग हम किस तरीके से करते हैं, मतलब कि पैनलिंग का अर्थ है दीवार पर सजावटी या प्रोटेक्टिव कवरिंग लगाना, जो या तो लकड़ी, फाइबर, मेटल या फैब्रिक जैसी सामग्री से बनी होती है।
जैसे कि ये बंदा जो है दीवार पे कुछ पेंटिंग की काम कर रहा है इस तरीके से, ये दीवार पे पेंटिंग का काम किया गया है। ओके, पेंटिंग के प्रकार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि अगर मैं यहाँ समझाने बैठूँगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। वीडियो बहुत लेंदी हो चुकी है 35 से 40 मिनट की, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पेंटिंग इंस्टॉलेशन में क्या लगता है, डिज़ाइन टिप्स, पेंटिंग और फॉन्सिलिंग मेथड, उसके बाद इसका फिगर ये रहा। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6, इंटीरियर। इंटीरियर क्या है? इंटीरियर डिज़ाइन किसी कमरे या स्थान के अंदर के किसी भाग को इस तरीके डिज़ाइन करना कि वह दृश्य रूप से आकर्षक, कार्यात्मक और सुखदायक हो, इसमें शामिल होता है। ओके, रंगों का चयन, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ओके, ये कुछ इंटीरियर, किसी रूम का इंटीरियर तैयार किया गया है, पिक्चर अटैच करके रखी है, आप देख सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन के मुख्य तत्व हैं कुछ, पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से इसको। उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रखा है कि किस तरीके से हम टाइप ऑफ चेयर्स होती हैं, डायमेंशन मैंने आगे बताने की कोशिश करी है। इंटीरियर के प्रमुख क्षेत्र पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। प्रयुक्त सामग्री पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे चेयर हैं, जो डाइनिंग चेयर जो है 18 से 23 इंच के समथिंग इसकी हाइट होती है। काउंटर चेयर की हाइट जो है 24 से 26 इंच होती है। बार चेयर, जो बार या रेस्टोरेंट में आप देखे होंगे ऊंची ऊंची चेयर्स जो होती हैं, उनकी जो हाइट होती है वो 28 से 30 इंच होती है। इंटीरियर डिज़ाइन के स्टाइल्स वगैरह के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंटीरियर के साथ तकनीकी एकीकरण, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। एक यहाँ पे प्रपोर्शन मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि एक अगर पीपल की हाइट 15 फीट 4 इंच है, तो उसके हिसाब से एक चेयर की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश करी है। यहाँ पे एक फ़ीमेल है, एक मेल के लिए भी यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। उसके बाद स्टैंडर्ड आर्म चेयर की डायमेंशन भी मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, आप ये लोग फिगर्स अच्छे से बना लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, इस तरीके से। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7, हार्डवेयर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। अगर हम किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे हार्डवेयर इक्विपमेंट लगते हैं। हार्डवेयर की श्रेणियाँ क्या हैं, कुछ इस तरीके से: कुंडी, ड्रायर स्लाइडर, हैंडल्स, लॉक्स, मैग्नेट कैचर्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे नाम भी दे के रखे हैं, जो हार्डवेयर मटेरियल होते हैं जो हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। चाहे डोर में यूज़ कर सकते हो, चाहे विंडो में यूज़ कर सकते हो, सनसेट में यूज़ कर सकते हो, कैनोपीज़ में यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से। ओके, उसके बाद डोर और विंडो में हार्डवेयर कौन कौन से यूज होते हैं, कुछ इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा इसको: टॉवर बेल्ट, एल्ड्रॉप लैच, डोर क्लोजर, फ्लोरिंग स्प्रिंग, स्लाइडिंग सिस्टम, कुछ इस तरीके से हैं। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट इनर्स। फर्स्ट इनर्स क्या होते हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये फर्स्ट इनर्स हैं, मतलब नेल्स, कीले, ये फर्स्ट इनर्स हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, निर्माण उपकरण। ये तो हो गया हमारे हार्डवेयर मटेरियल। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जैसे मशीन है, एक्सकवेटर है, जेसीबी है, डोज़र है, टिपर है, रोड रोलर है, क्रेन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साइड इक्विपमेंट में क्या है: कंक्रीट मिक्सर मशीन है, वाइब्रेटर है, बार बेंडिंग मशीन है, बार कटिंग मशीन है, अर्थ कंपैक्टर है, इसका फोल्डिंग है, सेंटरिंग शटरिंग है, हॉइस्ट मटेरियल लिफ्ट है। इसके बारे में मैंने और भी फ़ोटोज़ के साथ नेम भी अटैच करके रखे हैं, आप देख लीजिएगा। क्या टीएलबी होती है, फ्रंट एंड लोडर क्या होता है, सबके नाम, आपको सबके नाम भी पता होने चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि वो सामने मशीन जो खड़ी है उसे क्या बोलते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं जो आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल ए और बी में पढ़ा होगा। ये कुछ इक्विपमेंट हैं।
वीडियो पॉज कर करके आप वीडियो को या फिर कंटेंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर कुछ भी चीज़ें आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसके साथ आप पिक्चर अटैच करना कभी मत भूलिएगा। ओके। अर्थव्यय, खुदाई और ज़मीन कार्य में कौन कौन सी मशीनें यूज होती हैं, लिस्ट सामने है आपके, पढ़ लीजिएगा। फिनिशिंग में उपयोग क्या क्या है, उसके बाद मापन उपकरण में क्या क्या है। ओके। उसके बाद निर्माण हार्डवेयर इक्विपमेंट की भूमिका क्या है, ये मैंने साथ में नाम दे के रखे हैं। वीडियो पॉज कर करके आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।